नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं संध्या लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिन पर है आपकी नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी, और हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो आइए न्यूज पंच में कर लेते हैं टॉप लाइन्स का रुख और आपको बताते हैं कि आज कौन कौन सी खबरें न्यूज पंच में हमने ली है। तो सबसे पहले बात सोमनाथ की, क्योंकि सोमनाथ सनातन संस्कृति का अटूट संकल्प है और आज हम सब बने हैं अमृत महोत्सव के साक्षी। विस्तार से बताएंगे आपको आज इस खबर के बारे में। और इसके साथ साथ न्यूज पंच में हमारी जो अगली खबर होगी वो होगी घुसपैठियों से जुड़ी हुई, क्योंकि घुसपैठियों पर वार शुभेंदु का क्या है बड़ा प्लान, आपको बताएंगे इस खबर के बारे में भी। और न्यूज पंच में एक और जो हमारी खबर होगी वो होगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, क्योंकि फिर भिड़ चुके हैं अमेरिका और ईरान। क्या है संकेत, क्या है वार पलटवार के मायने, विस्तार के साथ जानेंगे। तो आइए न्यूज पंच की करते हैं शुरुआत और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए, जहां पीएम ने शिव आराधना की और विशेष पूजा अर्चना में हिस्सा भी लिया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर 11 तीर्थ स्थलों के जल से विशेष कुंभाभिषेक किया गया और इस मौके को खास बनाने के लिए एयरफोर्स के विमानों ने शानदार हवाई करतब भी दिखाए। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं सोमनाथ अमृत महोत्सव की गौरवान्वित करती हुई तस्वीरें। तो ये तस्वीरें देखिए जो है आस्था, संस्कृति और गर्व से जुड़ी हुई। जी हाँ, सोमनाथ अमृत महोत्सव, जहां एक तस्वीर साफ तौर पर पूजन अर्चन से जुड़ी हुई है। सूर्य किरण एयर शो का आज आयोजन हुआ, कुंभाभिषेक किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और साथ ही साथ शिखर पर लहरा रहा है ये भगवा ध्वज। सूर्य किरण एयर शो के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया गया और यहाँ पर पुनर्निर्माण पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया और इस प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और यादों को संजोने के लिए सिक्का और डाक टिकट भी आज जारी किया गया। तो आज का दिन संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, क्योंकि सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस अमृत महोत्सव में मौजूद रहे। ये तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री ने पूजन अर्चन किया है और साथ ही साथ इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। आइए आपको सुनवाते हैं। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं। तो विनाश से सृजन के संकल्प की गाथा है सोमनाथ। आज भव्य आयोजन हुआ, अमृत महोत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर खुद मौजूद रहे और साफ तौर पर भारत के स्वाभिमान यात्रा का उन्होंने यहां पर जिक्र भी किया। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, बहुत कुछ कहने को हमारी तरफ से तो नहीं है, लेकिन आप खुद इस अमृत महोत्सव के साक्षी बने हैं, किस तरह से वर्णन करेंगे आज के इस भव्य और दिव्य आयोजन का? निश्चित तौर से इसकी अनुभूति की जा सकती है, शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। और इस महोत्सव के बाद की भी स्थितियां हम दृश्य भी दिखाएंगे यहाँ पर अपने सहयोगी आशीष से, कहेंगे कि लोगों का तांता कैसे यहाँ पर हुजूम आया हुआ है, क्योंकि ये अगाध श्रद्धा का केंद्र है।
अब से कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:15 साढ़े 10 के आसपास वो मंदिर में पहुंचे। उनका स्वागत किया गया यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री द्वारा, ट्रस्ट के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, सदस्यों द्वारा, और उसके बाद उन्होंने महापूजा की, यहाँ पर जलाभिषेक किया और उसके बाद षोडशोपचार विधि के द्वारा उन्होंने शिव की पूजा अर्चना की। और उसके बाद मंदिर का जो ये कलश है, मंदिर का जो ये ध्वज है, इस मंदिर के ध्वज को, मंदिर के कलश को, मंदिर के गर्भगृह को कुंभाभिषेक द्वारा, कुंभ से अलग अलग पवित्र जगहों से लाए गए जल द्वारा उसका अभिषेक किया गया, उसको कुंभाभिषेक कहा जाता है। और ये ध्वजा जो है वो बदली गई, और ये ध्वजा जो बदली गई है, यहाँ पर जो परंपरा है, यही सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने जो है वीर केसरी वीर हमीर गोहिल की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ जो ध्वजा पहले वहाँ चढ़ाई जाती है और उसके बाद वो ध्वजा यहाँ लाकर चढ़ाई जाती है। यानी कि भगवान शिव जो कि सृष्टि के संहारक हैं, सृजन करता है, पालन करता है, उनको भी सम्मान देने से पहले हम अपने हुतात्माओं को, बलिदानियों को, मातृभूमि पर प्राणों का उत्सर्ग करने वाले वीर सपूतों को हम सम्मान देते हैं। तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये पूरा का पूरा एक भौतिक ढांचा नहीं है, हजारों साल तक आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किए, हजारों आक्रमण यहाँ पर हुए, सैकड़ों बार आघात सहे, लेकिन हर बार ये और ज़्यादा दिव्य भव्य तरीके से उठकर सोमनाथ का मंदिर खड़ा हुआ। और केवल सोमनाथ का मंदिर ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों के जितने हमारे सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के केंद्र थे, वहाँ पर बर्बर आक्रमणकारियों ने अनेकों बार आक्रमण किए, लेकिन चाहे वो हमारे देश के योद्धा हों, रणबांकुरे हों, हर वर्ग के लोग हों, यहाँ के सोमनाथ की लड़ाई में भील भी शामिल रहे, राजपूत भी शामिल रहे, ब्राह्मण भी शामिल रहे, हर वर्ग शामिल रहा, वणिक भी शामिल रहे। और ये मंदिर जो निर्माण किया गया, ये पूरे के पूरे जनता से एकत्रित किए गए धन और कोष से किया गया। तो निश्चित तौर से जो हमारे आध्यात्मिक चेतना के, सांस्कृतिक चेतना के जो केंद्र थे, वो केवल भौतिक ढांचे नहीं थे, वो हमारी अस्मिता, हमारे स्वाभिमान के प्रतीक थे। और उन्हीं प्रतीकों को फिर नए तरीके से दिव्य भव्य स्वरूप में स्थापित करने का कार्य किया गया। सरदार पटेल ने 1951 में, 75 साल पहले जब इसका लोकार्पण हुआ था, भले ही वो 15 दिसंबर 1950 को महाप्रयाण वो कर गए थे, लेकिन जिस सांस्कृतिक चेतना की ज्योति उन्होंने जगाई, वो 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी संकल्प को और ज़्यादा प्रतिबिंबित करते हुए, उसे और ज़्यादा विस्तारित देते हुए, चाहे वो केदारनाथ धाम हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम हो, चाहे वो महाकाल धाम हो, चाहे वो देश के अन्य राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे अन्य अन्य हमारे सांस्कृतिक चेतना के केंद्र बिंदु हो, उनको पुनर्स्थापित करने का, उनको पुनर्जीवित करने का, उनको पुनर्विस्तार देने का कार्य किया जा रहा है। स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह हमारा दायित्व होता है कि हम अपने गौरवशाली विरासत को, अपनी पीढ़ियों को हस्तगत करें और उन्हें संरक्षित रखने के लिए प्रेरित करें। और वो देश ज़्यादा दिनों तक, लंबे समय तक इतिहास में टिक नहीं पाता है जो अपने सांस्कृतिक मूल्यों, सांस्कृतिक जड़ों और अपने सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के केंद्र बिंदुओं और अपने स्थायी जड़ों से जुड़ा नहीं होता है। तो निश्चित तौर से ये सोमनाथ का आज अमृत महोत्सव पूरी दुनिया के सामने ये बताता है कि भले ही घात प्रतिघात प्रहार होते रहे, लेकिन उन पर विजय अगर होती है तो सृजन की होती है, पुनरुद्धार की होती है, पुनर्निर्माण की होती है, पुनर्जीवन की होती है, क्योंकि हम सतत हैं, शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, और उसी अजर अमर अविनाशी स्वरूप और सनातन संस्कृति के रूप में ये सोमनाथ है, उसी का अमृत महोत्सव था। और निश्चित तौर से दुनिया देखेगी कि किस तरीके से भारत भारतीयता को समेटे, सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में भारत नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। बिल्कुल अश्विनी, और इतिहास साक्षी रहा है हम भारतीयों के अटूट आस्था का जो केंद्र है सोमनाथ। इसके साथ साथ जब हम 75 वर्षों की यात्रा का जिक्र करते हैं तो भविष्य का, सदियों के इतिहास को रचने की भी बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ ये आज का अमृत महोत्सव नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक, युगांतकारी समय तक इसे याद किया जाता रहेगा। निश्चित तौर से ये हमारे युगांतकारी सतत शाश्वत चिंतन का प्रमाण है, सतत शाश्वत चेतना का प्रमाण है, भारत की सनातन संस्कृति के अविरल प्रवाह का प्रमाण है। और रत्नाकर सागर बगल में ही है, उसकी लहरें यहाँ गर्जना करती हैं। आज मैं बताऊँ यहाँ पर किस तरीके से भारतीय वायुसेना के विमानों की गर्जना सूर्य किरण के रूप में हुई, और किस तरीके से यहाँ शिव और शक्ति दोनों की उपस्थिति मानी जाती है। और ये प्रभास पाटन क्षेत्र जो है, ये मोक्ष का क्षेत्र माना जाता है, संगम का क्षेत्र माना जाता है, ज्ञान का क्षेत्र माना जाता है, इतिहास का क्षेत्र माना जाता है, मंदिरों के निर्माण का क्षेत्र माना जाता है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का क्षेत्र माना जाता है। और लेकिन 75 वर्षों की अगर स्थिति देखें तो 75 वर्ष पूर्व यहाँ पर जब जूनागढ़ रियासत का यहाँ पर विलय हुआ था, उस विलय के बाद भारत के एकीकरण करने वाले भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जब वहाँ पर पहुँचे तो ये मंदिर इस रूप में नहीं था, खंडहर के रूप में था। और तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसको, अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि इसको जो है
एएसआई को, पुरातत्व विभाग को दे दिया जाना चाहिए, वो इसको संरक्षित करे, यानी कि हम अपने अपमान, अपने विध्वंस, अपने आघातों को संरक्षित करें। ये कहीं ना कहीं गवारा नहीं था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और अनेक विरोधों के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरोध के बावजूद भी उन्होंने कि मुंशी और गाडगिल जी के साथ मिलकर इस मंदिर की संकल्पना की और उन्होंने इसी रत्नाकर सागर के जल को अपने अंजुली में हाथ लेते हुए संकल्प लिया कि दिव्य भव्य मंदिर का यहाँ पर निर्माण होगा, क्योंकि हमारे स्वाभिमान और हमारे शौर्य, हमारे पराक्रम और राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु है। और वो स्थायी तरीके से 75 वर्ष पूरा हुआ। तो निश्चित तौर से एक वो मानसिकता भी है, वो दास मानसिकता, जो हमारे सांस्कृतिक केंद्रों, आध्यात्मिक केंद्रों, सनातन चेतना के बिंदुओं को कहीं कमतर करके आती है। बिल्कुल अश्विनी, और आज प्रधानमंत्री के संबोधन को अगर हम समझें तो प्रधानमंत्री के संबोधन को भी आत्मसात करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया और साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी प्रधानमंत्री के संबोधन में साफ तौर पर नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी हमसे सोमनाथ से साझा करने के लिए। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का और आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज राज्य की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की पहली अहम प्रशासनिक कवायद मानी जा रही है। क्या है सीएम शुवेंदु अधिकारी का मास्टर प्लान, विस्तार से जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले एक नजर खास तथ्यों पर। तो शुभेंदु दौर की हो चुकी है शुरुआत। प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है पश्चिम बंगाल में और बंगाल के नव निर्माण पर लगातार फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही है और इसी कड़ी में नबन्ना में आज पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। मंत्रिमंडल के साथ मंथन किया गया। इस मौके पर अगर हम बात करें तो इसके अलावा अफसर डीएम के साथ भी समीक्षा हुई है और भारतीय जनता पार्टी के विजयी विधायकों के साथ भी बैठक का आयोजन किया गया। हम देख सकते हैं कि लगातार शुभेंदु किस तरह से, शुभेंदु अधिकारी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र में है पश्चिम बंगाल की जनता को आगे लेकर के जाना, उनके विकास की बात करना। नबन्ना से नया रोड मैप निकल करके सामने आता हुआ नजर आ रहा है और कुछ तस्वीरें आज की आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, क्योंकि ये है तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का भव्य स्वागत किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं और पार्टी नेताओं में किस तरह का जोश है, उत्साह है, ये तस्वीरें साफ तौर पर दर्शा रही है और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी यहां पर नजर आई। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है पश्चिम बंगाल के बदलाव की बयान। तो नबन्ना से नया रोड मैप निकलता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल के लिए। सीएम शुवेंदु अधिकारी के कई बड़े फैसले हैं जिस कैबिनेट बैठक का हम जिक्र कर रहे हैं, वो भी एक के बाद आपको विस्तार से एक के बाद एक बताते हैं। जमीन हस्तांतरण को लेकर के प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है और 45 दिनों में सीमा पर बाड़ लगाने का लक्ष्य भी तय कर लिया गया है। बंगाल में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया था और आयुष्मान भारत योजना पर काम शुरू हो चुका है, जिसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। पीएम उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना को भी आज कैबिनेट के माध्यम से हरी झंडी दे दी गई है। ये वो तमाम योजनाएं हैं जो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं की गई थी, अटकी पड़ी थी और अब शुवेंदु सरकार के एक्शन मोड में आते ही पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ और इस कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए। आईएएस आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण की बात भी यहां पर की गई और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएस लागू करने पर भी बात हुई। सरकारी नौकरियों में आवेदन की सीमा 5 साल तक बढ़ाए जाने पर भी मोहर लगती हुई इस कैबिनेट में नजर आई है। तो सीएम शुवेंदु के बड़े फैसलों पर अगर हम नजर डालें तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जिन वादों को लेकर के चुनाव लड़ी और जिसके बाद जनता में एक विश्वास पैदा हुआ, उस विश्वास को और भी मजबूत करते हुए नजर आ रही है शुवेंदु सरकार। आइए अब आपको सुनवा देते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट था, बीजेपी का मैनिफेस्टो में था। आयुष्मान भारत कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट और दूसरे तरीके जो प्रक्रिया करना चाहिए
वो प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। हमारी सीमांत सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का जो भी कमिटमेंट था, अब उस कमिटमेंट को कंप्लीट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही वादा कर दिया था कि भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही 45 दिनों के भीतर सीमा बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा कर दिया जाएगा। आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं कि गृह मंत्री ने क्या कहा था। भाजपा सरकार बनते ही 45 दिन में 600 एकड़ भूमि जो बाढ़ पूरी करने के लिए चाहिए वो हम भारत सरकार को देकर सीमा पर बाढ़ लगाने का काम पूरा कर देंगे। तो सुना आपने, गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि हम लगातार काम करेंगे और 45 दिनों की डेडलाइन भी उन्होंने दी थी। और उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि लगातार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और उनके साथ साथ जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ताजा जानकारी ले लेते हैं, सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक्शन मोड में नजर आ रही है शुवेंदु सरकार। अगर आज की हम बात करें तो महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन और कौन से बड़े फैसलों पर आज मुहर लगती हुई? संध्या, देखिए पूरी एक्शन मोड में है बंगाल की पहली बीजेपी भाजपा सरकार। और पहली मंत्रिसभा की बैठक के बाद, मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ही सबसे बड़ा जो अहम फैसला है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल की जनता को वादा किया था। मोदी जी का गारंटी था कि बंगाल में अगर भाजपा का सरकार आता है तो यहाँ पर आयुष्मान भारत चालू हो जाएगा। और अब वही हुआ है। आयुष्मान भारत आज ही से चालू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने पहली मंत्रिसभा की बैठक के बाद ये बात उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ सिर्फ आयुष्मान भारत नहीं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी जितनी सारी योजना को ममता बंदोपाध्याय की सरकार ने रोक लगा कर रखी थी, उन सारी योजना को ऊपर से ये रोक उठाया गया है। और साफ तरीके से कहा गया है कि आने वाले दिनों में इन सारी योजना की जो लाभ है वो जनता तक पहुंचेगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये सरकार भेदभाव की राजनीति नहीं करेगी। उसका भी प्रमाण मिला है कि जो सोशल सिक्योरिटीज के जो योजना चल रही थी, जैसे स्वास्थ्य साथी है या फिर लक्ष्मी भंडार है, कोई भी सामाजिक योजना को बंद नहीं किया जा रहा है। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ममता बनर्जी की जो सरकार था वो भेदभाव की सरकार था। वहां पर केंद्र की जो योजनाएं थे, वहां पर योजनाएं थे वो राज्य में लागू नहीं हो पाते थे। तो अब देखा गया कि जब जो चुनाव रैली में ममता बनर्जी जो बार बार कहती थी कि अगर भाजपा की सरकार आएगा तो सारी योजनाएं बंद कर दिए जाएंगे, आज ये प्रमाणित हो गया कि नहीं, भाजपा की सरकार भेदभाव की राजनीति नहीं करती है, भाजपा की सरकार विकास की राजनीति करती है। और इसी के चलते ममता बंदोपाध्याय की सरकार ने भी जो सामाजिक योजना चालू किए थे एक भी बंद नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सीमाओं पर जो फेंसिंग का जो काम ममता बनर्जी की सरकार ने रोक लगाए रखी थी उसको भी आज हटा दिया गया है। और जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो साउंड बाइट में हमारे दर्शकों ने हमने सुनाया कि उनका वादा था कि 45 दिन के अंदर ही ये जो फेंसिंग देने का जो काम है वो किया जाएगा। वो देखा गया कि 45 दिन भी नहीं लगे। सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद
आप कह सकते हैं कि 48 घंटा 48 आवर्स के भीतर ही ये डिसीजन ले लिया। और वो जो सौरभ, यहाँ भूमि पर देने की जो प्रधानमंत्री बात नरेंद्र है, मोदी के भूमि और विश्वास भूमि का भी संस्कार जिक्र दफ्तर करना की होगा, तरफ से क्योंकि BSF को प्रधानमंत्री उसका हमेशा प्रोसेस कहते आज ही हैं से शुरू कि हो मैं गया। जो ये कहता बात हूँ वो निश्चित क्या है? प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो मेरी और गारंटी की भी चौपाटी गारंटी होती है। तो अगर इसको इस तरह से देखें कि जो भी प्लान, जो भी घोषणा पत्र लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पहुंची थी, अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी आ गई है। इसको जहां पर रजिस्टर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया सेंसस के वो जो चिट्ठी लिखकर सेंसस का काम शुरू करने के लिए कहा था, वो रोक दिया गया था। तो आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का ये कहना है कि असल में महिला संरक्षण बिल को रोकने का वो एक प्रयास था और एक विशेष समुदाय को सुविधा देने के लिए ये काम रोका गया था। उस पर भी वो जो पाबंदी था वो पाबंदी उठा दिया गया है। और भाजपा के जो 321 जो परिवार जो शहीद हुए, उनको भी ये सरकार भूली नहीं है, वो भी पहले दिन स्पष्ट हो गया है। और इसी को चलते उन 321 परिवार की हर जिम्मेदारी लिया है भाजपा की सरकार ने। और साथ ही साथ IAS, IPS, WBCS जो भी कैडर है, उनको जो सेंट्रल की जो ट्रेनिंग है, उनको वो ट्रेनिंग वो ले नहीं पाते थे, उसके ऊपर भी पाबंदी हटा दिया गया है। तो एक तरीके से जो जितने भी डिसीजंस हैं, उसमें से एक बात साफ है कि ममता बनर्जी की सरकार जहां पर एक भेदभाव की राजनीति करती है, एक करती थी कि आप उस तरफ हो या इस तरफ हो, ये जो बैरियर था, ये इस बात को पूरी तरह से हटा दिया गया है। निश्चित तौर पर सौरभ, और वो जो तमाम योजनाएं थी जो केंद्र की तरफ से पश्चिम बंगाल की जनता के लिए भेजी जाती थी, वो कभी लागू नहीं हो पाई। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस विकास के विश्वास के साथ चुनाव मैदान में थी, और अब सरकार के गठन के बाद लगातार वो प्लान एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी सौरभ हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, फिर भी हमारी आस्था पे आँच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया, और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं, और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ। विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की उस प्रतिक्रिया को खारिज कर दिया है जो अमेरिका की ओर से युद्ध समाप्ति के लिए दिए गए शांति प्रस्ताव पर आई थी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस खबर पर विस्तार से करेंगे बात अपने संवाददाता से, लेकिन इससे पहले कुछ तथ्यों को जान लेते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से नहीं बन पा रही है बात। तो नहीं बन पा रही है बात। ट्रंप ने ईरान का जवाब ठुकरा दिया है, ईरान की शर्तें मंजूर नहीं की गई है। ट्रंप ने ईरान का जवाब ठुकराया है, शांति पर ईरान प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। तो एक तरफ शांति की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि शांति स्थापित होती हुई नजर नहीं आ रही है। तेहरान का जवाब भी नापसंद किया गया और ट्रंप ने साफ तौर पर जवाब दिया और कहा कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है, दुनिया को गुमराह करने का काम कर रहा है ईरान। 47 साल से यूएस से खेल रहा है। ये बात भी अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर कही गई है। यानी कि शांति की उम्मीद भले ही की जा रही हो, लेकिन फिलहाल शांति के बादल मंडराते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं। पसंद नहीं आया जवाब डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने पोस्ट किया और साफ तौर पर कहा कि ये जो जवाब है वो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है, अस्वीकार्य है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अभी अभी ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा है, मुझे ये पसंद नहीं आया। ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात लिखी और उन्होंने कहा कि पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि ईरान की तरफ से जो जवाब आया है वो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ईरान की शर्तें क्या क्या हैं वो भी आपको बताते चलते हैं, क्योंकि युद्ध नुकसान का मुआवजा
मांग रहा है ईरान, और साथ ही साथ हॉर्मुज पर पूरे अधिकार की बात भी कही जा रही है, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं है। यूएस नाकेबंदी हो खत्म, ये बात कही गई। तेल बिक्री पर हटे रोक और लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित करने की बात ईरान ने रखी है। ईरान की तमाम तरह की शर्तें हैं। हमला ना करने की गारंटी भी ईरान ने अपनी तरफ से मांगी है कि भविष्य में किसी भी तरह का ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। अब खत्म नहीं हुई है अभी भी जंग। जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो विवाद के तनाव के बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। एक तरफ शांति स्थापित करने की बात जरूर हो रही है, लेकिन शांति स्थापित होती हुई किसी भी कीमत पर नजर फिलहाल के लिए तो नजर नहीं आ रही है। हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, ट्रुथ सोशल पर अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के बयान को समझना चाहें तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से जो जवाब आया है वो अस्वीकार्य है। अब इस अस्वीकार्यता को स्वीकार्यता में बदलने के लिए क्या कुछ करना होगा? देखिए, या तो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो बताएंगे, या अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप बताएंगे, क्योंकि ये जो पूरा मामला है अभी उन्हीं दोनों के बीच में आ गया है। और ईरान के राष्ट्रपति के अलावा वहाँ जो मुज्तबा खामनेई है, जो वहाँ के धार्मिक लीडर हैं, और एक तरीके से उन्हीं के हाथ में सत्ता होती है। अभी पता चला कि कल परसों में उन्होंने अपने ईरान के यहाँ आर्मी कमांडरों के साथ उन्होंने बैठक की है, और आर्मी कमांडरों को उन्होंने निर्देश दिए हैं। और उस निर्देश में एक बात यह भी शामिल है कि ईरान को पूरी तरह से डिफेंड करना है, मतलब उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। तो निश्चित तौर पे उन्होंने अमेरिका के प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, अमेरिका के प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा है। और ये मामला जो है पूरी तरह वहाँ की जो लीडरशिप है, जो सिविलियन लीडरशिप है, और IRGC लगता है, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री जो हैं वो लगातार दुनिया के तकरीबन सभी देशों के जो महत्वपूर्ण है उनसे संपर्क रख रहे हैं। भारत के साथ भी उन्होंने लगातार संपर्क बना के रखा है। अमेरिका की बात है, जहां डोनाल्ड ट्रंप हैं, लगातार एक के बाद एक ट्रुथ सोशल के माध्यम से अपने वो विचार जो है वो जाहिर करते रहते हैं। इस मामले में कहें कि अमेरिका का जो इंटरेक्शन है वो पूरी दुनिया से तकरीबन कटा हुआ है। न नाटो से उनका कोई बातचीत होती है, न यूरोपियन यूनियन से उनकी कोई औपचारिक बातचीत होती है। हाँ, उर्सुला वॉन डर लेयन से उन्होंने बातचीत की थी 2-3 दिन पहले, जो यूरोपीय कमीशन की चेयरमैन है, और उनसे उन्होंने कहा था दोनों इस बात पे सहमत हैं कि जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाना चाहिए। बस इतनी ही बात हो रही है। उसके अलावा अभी जो एक नई बात पता चली है कि ईरान जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, वो ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक बैठक बुलाई है, जो 40 देशों की बैठक बुलाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए। ये पिछले बार 2 बार ये इस तरह की बैठकें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आयोजित कर चुके हैं, और वे रक्षा मंत्री कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरी दुनिया के लिए हित में है कि उसको खोला जाना जरूरी है। पूरी दुनिया उससे दुष्प्रभावित हो रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के लीडरशिप के बीच में जो आदान प्रदान चल रहा है, वो आदान प्रदान अभी भी सकारात्मक नहीं है। संध्या, उस आदान प्रदान में ऐसा नहीं लग रहा है कि न तो ईरान कोई अपने स्थिति में कोई परिवर्तन करना चाहता है, और न ही अमेरिका अपनी स्थिति में परिवर्तन करना चाहता है। और इसे लेकर कह सकते हैं कि पूरी स्थिति जो है वो अभी भी डमाडोल बनी हुई है कि क्या किस रास्ते ये बैठेगा। क्योंकि देखिए, अमेरिका चाहता है कि ईरान जो है वो पूरी तरह उनका जो परमाणु कार्यक्रम है उसे पूरी तरह खत्म करे। परमाणु जो उनके जो एक तरह से अखिलेश देखें तो सभी की अपनी अपनी शर्तें हैं। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, तो वहीं अमेरिका की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। वहीं नेतन्याहू का बयान भी यहाँ पर गौर करने वाला है, जो साफ तौर पर कहते हैं कि जंग अभी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।